नमस्कार। मैं नवल सिंह फिर आपके बीच में हूँ और अब मैं नहरी नगरी टोहाना के अंदर एजुकेशन से जुड़ी हुई उस शख्सियत के साथ हूँ जिसने टोहाना में बेहद कम समय में एक अच्छा मुकाम बनाया और अच्छा नहीं मजबूत मुकाम बनाया और आज उनकी गिनती हरियाणा के शिक्षाविदों में होती है। वो यहाँ बैठकर हरियाणा के शिक्षाविदों से जहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत से शिक्षार्थी ऐसे भी हैं जो शिक्षा लेने के लिए टोहाना के इस इंस्टीट्यूट में आना पसंद करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ आज हैं पतंजलि इंस्टीट्यूट्स के कुलदीप नैन जी। जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार नवल जी। जी, आज जो हमारा इनसे मिलने का प्रयोजन रहेगा, जो भी टोहाना के दर्शक इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबको मैं बता देता हूं कि टोहाना में पिछले समय में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म नहीं था। उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो श्रेय है वो सभी लोगों को है और सभी लोगों ने मिल के जिसको इस श्रेय को आगे बढ़ाने का काम किया है वो है कुलदीप नैन जी। और कुलदीप नैन जी को प्रधान बनाया गया है टोहाना के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का। तो इसके लिए हम इनको सबसे पहले बधाई भी देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। तो बधाई के साथ सर, अभी हम आए आपके पास तो विशेष ओकेजन तो यही था कि आप नवनियुक्त प्रधान बने हैं और मेरी इच्छा होती है कि जो भी नवनियुक्त प्रधान है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो आपको जानता सारा शहर है और हरियाणा के अंदर काफ़ी लोग जानते हैं, पर एक प्रधान की तरह जानना भी एक अलग तरह का रोमांच है। तो ये कैसे आपने गठित किया सारी की सारी यूनियन को और कैसे ये प्रधान पद के लिए सबने आपके ऊपर विश्वास जताया, इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और नवल जी आपने बढ़ा चढ़ा के बात कह दी। देखो, प्रभु की कृपा से ठीक है, आप लोगों की बड़ी सहयोग रहा है, लेकिन जितना आपने कहा इतना तो लायक नहीं है हम। हाँ, शुक्र है चलो आप जैसे जानकारों का कि जिन्होंने समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत हुई तो आपने हमारा सहयोग किया, साथ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एक बार सभी शिक्षण संस्थान या सभी प्रकार की संस्थाएं सब कुछ बंद कर दी गई थी। और धीरे धीरे जैसे हम देखते गए कि अब सब कुछ ओपन होता जा रहा है, तो बसेज भी स्टार्ट हो चुकी है। और आज हमें खबर भी मिली है कि कल किसी कोचिंग सेंटर ने बस के अंदर ही अपना कोचिंग सेंटर चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, बस में कोचिंग सेंटर चलाना शुरू, कहाँ की घटना है ये बताएंगे? आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है। उसका ये कहना था कि जब बस में इतनी सवारियां बैठ सकती है तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकती। तो हमने लगभग 1 महीना पहले ये देखा कि अब सब कुछ खुल चुका है, तो शिक्षण संस्थान क्यों नहीं। माना कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चे भी नहीं हैं। हमारे पास 18+ एज के जो है स्टूडेंट आते हैं और वो अपना भविष्य अच्छे तरीके से जानते हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं, रूटीन में रेगुलरली मास्क भी लगा कर रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने टोहाना के सभी कोचिंग सेंटरों को एक बैनर तले इकट्ठा किया और एक मीटिंग की कि टोहाना ही नहीं कि पूरे हरियाणा के अंदर सभी एमएलएज, सभी एमपी और सभी विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपा जाए और सरकार का एक ध्यान कि कोचिंग सेंटरों को भी अब खोल देना चाहिए। यानी मैं ये मानूं कि ये मुहिम जो है टोहाना से चली है पूरे हरियाणा के लिए। ये मुहिम टोहाना के साथ साथ बाकी के शहरों में भी सोनीपत से इस मुहिम की वैसे तो एक बार शुरुआत हुई है। टोहाना में इसका मैसेज आया तो टोहाना से हमने कम से कम 10-12 शहरों को यहाँ से भी हमने एक्टिव किया कि कल विधानसभा का सत्र था। हालांकि वो सत्र कोविड-19 के कारण 3 घंटों का ही रहा। तो हमने उससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, यहाँ के बड़े जुझारू कर्मठ जो एमएलए हैं हमारे देवेंद्र सिंह बबली और जेजीपी का जो प्रतिनिधित्व भी यहाँ से करते हैं, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा। साथ में जेजीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह जी, उनसे भी हम मिले, उनको भी ज्ञापन सौंपा। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपकी बात जो है ये सरकार तक रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हकों की लड़ाई में हम आपका पूरा सहयोग करें। यानी कि कोरोना जो एक आपदा का समय था उसके अंदर एक अवसर ये भी आया कि जिस वक्त की उस आपदा ने आप सबको इकट्ठा कर दिया और सारे इंस्टीट्यूट से एक जगह आ गए। तो ये तो एक मुद्दा हुआ कि इंस्टीट्यूट्स खुलवाने का। इसके अलावा भी कुछ विषयों पर आपकी बातचीत हुई है कि इनके ऊपर भी हमें गठित होने की ज़रूरत है, हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है? हाँ जी, देखिए हमने महसूस भी किया
कि एक रेहड़ी लगाने वाले से लेकर और स्कूल संचालकों तक की या एक मार्केट के अंदर दुकानदारों की, सबकी एक अपनी अपनी यूनियन होती है। तो कोचिंग सेंटर जो कि टोहाना में टोटल 47 कोचिंग सेंटर है नवल जी, तो इन सभी कोचिंग सेंटरों को हमने एक बैनर तले इकट्ठा किया और सबसे पहले तो हमने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग सेंटर खुलवाए कैसे जाएं। जब कोचिंग सेंटर ओपन हो जाएंगे तो दूसरे मुद्दों के ऊपर भी कि एक दूसरे के साथ जो है सहयोग से हम रखेंगे, मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन होगा, कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी या एक दूसरे की टांग खींचने वाली जो बात है वो नहीं करेंगे, मिलकर काम करेंगे। ठीक है, किस्मत अपनी अपनी कि जिसके पास जो आना है, जो जैसी मेहनत करेगा। तो इसके अंदर क्या ऐसा माना जाए, जैसे कि मैं हिस्ट्री के बारे में भी जानता रहता हूँ कि टोहाना में अगर ये गठित हुआ है तो आपने कहा 47 के करीब इंस्टीट्यूट हैं फिलहाल, तो इसका श्रेय किसको देंगे कि ये सारे के सारे 47 जो मोती हैं एक माला में पिरो के आ गए, सारे के सारे एक मंच पे बैठ गए, ये संगठनकर्ता का रोल किसने निभाया इसमें? सर मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि मैंने जिन जिन से अपील की सभी भाई एक साथ एक आवाज़ में खड़े हुए, एक ही फ़ोन के ऊपर उन्होंने जब हमने ज्ञापन भी सौंपा तब भी वो एक कॉल के ऊपर देवेंद्र सिंह बबली के ऑफिस या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला या निशान सिंह के पास भी पहुँचे। और कल हमने अपने ही स्कूल में यहाँ पतंजलि संस्कारशाला में एक मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग के अंदर भी लगभग 30+ सेंटर कल की मीटिंग में मौजूद। यानी आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे पर इसकी शुरुआत तो आपने की, कुल मिला के फ़ोन करने से सभी ने की। तो ये आपका एक एजेंडा हुआ। और जैसा मैं आपको बता दूं, जो भी देख रहे हैं कि टोहाना के अंदर इन्होंने बताया 47 के करीब एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और वो सब मिलकर एक मंच पर आ गए हैं और एक बड़ी डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। अकेला जो प्रधान बनना वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात है कि जो हरियाणा में एक आवाज़ आ रही है कि कोचिंग सेंटर जहाँ बच्चे मिच्योर होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं और वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं और नियमों का पालन करना जानते हैं, तो क्यों ना उन सबको पढ़ने का, एक इंस्टीट्यूट में आने का उनको एक अधिकार दे दिया जाए शिक्षा का। इसके लिए टोहाना का जो ये सोसाइटी है, टोहाना का जो मंच है, जो इंस्टीट्यूट्स का जो स्टेज है वो काम कर रहा है। तो इसके लिए अभी आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि हरियाणा में भी सब लोग इस तरह की मुहिम चलाएं, उसके लिए क्या कोशिशें चल रही हैं? जी सर, अभी जैसे मैंने आपने बताया ना कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हरियाणा के हर शहर के अंदर हर वहाँ के विधायक, वो तो आपने विधायक को दे दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। पर अभी जैसे विधानसभा सत्र तो समाप्त हो गया और जहां तक मेरी जानकारी है, आप मेरी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इस विषय पे कोई बातचीत नहीं हुई विधानसभा में। विधानसभा में इस पे कोई बातचीत नहीं रखी गई। और विधानसभा के अलावा भी कुलदीप जी, जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे ख्याल में किसी ने मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री किसी संज्ञान में लाने का कोई काम नहीं किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नवल जी, मुझे ऐसा लग रहा है, इन फ्रंट कहीं पे कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली हमें इतना बड़ा आश्वासन यहाँ से देकर गए थे। उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि मैं आपकी ये मांग जाते ही रखूंगा। हाँ, विधानसभा में नहीं, पर्सनली। और सुभाष बराला ने भी ऐसे कहा। नहीं, वो मैं आपकी बात मान गया भी, उसको लेके कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वो मैं मना नहीं कर रहा। ये लोगों को जिन्होंने आपने ज्ञापन दिए है वो चर्चा कहीं ना कहीं गई होगी, पर उस चर्चा के अंदर कहीं से कुछ निकल के आया है, ऐसा संकेत निकल के आया है क्या जिससे आपको लगे कि आपकी बात काम कर रही है? हमें ऐसा लग रहा है, हमने जो अपनी अगली मीटिंग है वो 30 अगस्त की रखी है, टोहाना की 30 अगस्त को रखी है वो मीटिंग। उस मीटिंग से पहले लगभग शायद अनलॉक जो अगला गाइडलाइन है वो डिसाइड हो जाएगी। उस गाइडलाइन में हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे हकों को अनदेखा नहीं करेगी, इसकी तरफ ध्यान जरूर दिया जाएगा। हमने अपने ज्ञापन के अंदर नवल जी मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा सरकार के सामने एक अपना एजेंडा भी पेश किया है कि अभी देखिए HSSC पीछे जो एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किए हैं HSSC ने, PTI के एग्ज़ाम हुए नवल जी, अभी SSC ने अपना टोटल साल का एग्ज़ाम कैलेंडर डिसाइड कर दिया है कि कब कब एग्ज़ाम होंगे। IIT PMT के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं सर। और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना या डिजिटल इंडिया का सपना जो मोदी सरकार ने देखा है, तो क्या आप मान के चलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जब तक ये कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऑनलाइन पे आप विश्वास नहीं करते क्या, जो ऑनलाइन से जैसे चल रहा है? नहीं सर, ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता सर। ये अल्टरनेट एक टेम्परेरी बेस पे हो सकता है, लेकिन सर आप ऑनलाइन के बारे में अच्छे तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऑफलाइन में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, खुद बच्चों की हमारे पास कॉल आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव भी सर, साथ में स्किल इंडिया के जो PMKY के तहत जो है भारत कौशल विकास योजना के तहत जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, या
डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि कहीं वहाँ कारगर साबित हो। नहीं, बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार में कहीं ना कहीं आपकी एक बड़े लेवल पे बातचीत है, वो बातचीत गई होगी, उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा होगा। और हमें उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जैसे जैसे करके एक एक चीज़ ओपन की जा रही है, उसके अंदर शिक्षा के अंदर जो इंस्टीट्यूट हैं, ये जो मंदिर हैं, इनको भी ओपन किया जाएगा, इसमें भी आएंगे। तो आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, सबसे पहले तो इसके लिए बधाई। और हम भी ये बात कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के बारे में कुलदीप नैन जी का ये मानना है कि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट जो है कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का पूरा विकल्प नहीं हो सकता। पर जितना भी हो सकता है उसमें ये लोग काम भी कर रहे हैं। पर इनकी इच्छा है कि डायरेक्ट जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, जब विद्यार्थी जो है शिक्षा देने वाले गुरु के सामने बैठेगा, तो शायद एजुकेशन का स्तर फिर भी और निकल के आए जब पहले आ रहा था। तो हम भी उम्मीद करेंगे सर, और ऐसा हो जाए। और इसके लिए आपको बधाई, और आपका संघर्ष जो चल रहा है और चले। और शहरवासियों की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे तो कहिए। सर देखिए नवल जी, अभी ना पिछले महीने से 2 महीनों से आइल्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आप ये विडंबना देखिए कि आइल्स ने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट कर दिए, एम्बेसी ने वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, और बच्चों के कोचिंग सेंटर, जब तक बच्चा अब विदेश में पढ़ने के लिए बच्चा जब जाएगा तो वो आइल्स क्वालिफाई करने के बाद वो कंडीशन है कि उसे पहले आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। और बच्चे आइल्स के एग्ज़ाम को कभी भी घर बैठकर या ऑनलाइन के द्वारा तैयारी कर कर बड़ी मुश्किल से 1-8% है, या मैं टोटल अगर कहना भी चाहूँगा 5% आप मान लीजिए कि वो स्टूडेंट हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो कर जाएंगे। लेकिन वो जब तक आइल्स के सेंटर के अंदर आकर जो है अपनी कोचिंग पूरी नहीं करेंगे तो उनका विदेश जाकर पढ़ने का सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये बेहद ज़रूरी है कि सामने बैठ के शिक्षा दी जाए और जो अध्यापक है वो उनको समझाए। अदरवाइज कई सपने हैं जो अधूरे रह जाएंगे। फिर भी जो एक समय चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन कोरोना काल, इसमें कई चीज़ें हैं जो नहीं सीखने को मिल रही हैं, और हर चीज़ इससे प्रभावित है। मैं नवल सिंह आपसे इसी तरह से और शख्सियत से मुलाकात करवाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बात उठी है टोहाना से, ये प्रदेश भर में जाएगी और इसके पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं नवल सिंह फिर एक शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।